हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। यदि आप जेपीएससी या झारखंड से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही स्थान पर आए हैं। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2008 का पार्ट 1 हम लोगों ने देखा था। आज के वीडियो में इसका पार्ट 2 देखेंगे, जो कि इसका अंतिम भाग है। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, तब यह भाग अच्छे से समझ में आएगा, जिसका लिंक पार्ट 1 का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008, इसका पार्ट 2। इससे जेपीएससी में बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है सवाल आने का, तो इसलिए आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में पढ़ के जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अध्याय 5 तक हम लोगों ने देखा हुआ था, अब अध्याय 6 देखना है। और बहुत सारे टर्म्स इसमें यूज हो रहे हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग कम से कम पार्ट 1 देख लीजिए, तो ताकि वह टर्म्स आप लोग को यहाँ पे पता चले। तो अध्याय 6 में है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास जो योजना है इसके बारे में देखेंगे। किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन अथवा किसी कारणवश सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में 100 या अधिक परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन की संभावना है तो एसआईए की स्वीकृति के 15 दिनों के अंदर आदेश के माध्यम से गांव के क्षेत्र तथा स्थानों को प्रभावित क्षेत्र घोषित करना होगा। किसी भी क्षेत्र में विस्थापन होने वाला है जिसमें 100 से ज़्यादा परिवार अगर विस्थापित होते हैं, 100 से ज़्यादा परिवार अगर विस्थापित हो रहे हैं, तो जो एसआईए जो है जो एसआईए है सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, उसका स्वीकृति जब हो जाएगा तो 15 दिनों के अंदर उस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित करना होगा, ताकि बाकी सारे लाभ और योजना का क्रियान्वयन उस स्थान पर किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस नीति के अंतर्गत की गई प्रत्येक घोषणा को कम से कम 3 दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा, जिनमें कम से कम 2 हिंदी के होने चाहिए, ठीक है, जिनका प्रचलन वहाँ पे गांव या उस कस्बे में होता हो। तो इस नंबर को आप लोग को याद रखना है। जैसे कि एग्जाम्स में बहुत बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें पूछ लिया जाता है कि कितने पेपर में उसको छपवाना है इस योजना को, तो कम से कम 3, जिसमें से 2 पेपर हिंदी के होने चाहिए और एक कोई भी भाषा का हो सकता है जो इस क्षेत्र में यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस नीति के अंतर्गत घोषणा किए जाने पर पुनर्स्थापना और पुनर्वास प्रशासक प्रभावित होने वाले व्यक्तियों परिवारों की पहचान करने के लिए आधार मूलक सर्वेक्षण और गणना आयोजित करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, किस आधार पे उनकी जीविका चल रही है, क्योंकि उनका ड्राफ्ट जो होता है प्रारूप तैयार करना होता है। योजना में जो विस्थापन होगा उनको कहाँ पे बसाया जाएगा, किस प्रकार के लोग हैं, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, तो इन सभी चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे जो आधार चीज़ है वह है उसका सर्वेक्षण। इसलिए सबसे पहला काम है वहाँ पे उसका सर्वेक्षण करवाया जाएगा। इसके अंतर्गत किए जाने वाले प्रत्येक सर्वेक्षण की घोषणा की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। मतलब जो भी सर्वेक्षण का काम है, जैसे प्रभावित क्षेत्र घोषित हो गया तो सर्वेक्षण का काम को 60 दिन के अंदर पूरा कर देना है, फिर उसको राज्य सरकार को भेज देना है, ठीक है। और जब जैसे ही राज्य सरकार को मिलेगा वह उस पर विचार विमर्श करके 30 दिनों के भीतर इसको वह अपने राजपत्र में प्रकाशित कर देगा। दैट मीन्स कि वह योजना, वह नीति फाइनल हो चुका है। जैसे ही कोई चीज़ गजट में या राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है वह चीज़ फाइनल हो जाता है। पुनर्स्थापन और पुनर्वास संबंधी स्कीम योजना के प्रारूप पर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और उन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर ग्राम सभा में मौजूद ना हो जन सुनवाई में विचार विमर्श किया जाएगा। मतलब कहा जा रहा है कि जो भी योजना है पुनर्स्थापना वाला, गांव है तो पंचायत में कर लिया जाएगा, और कोई टाउन है वहाँ पे पंचायत की सुविधा नहीं है तो वहाँ एक जन सुनवाई, मतलब लोगों को बुलाकर वहाँ पे मामले पे विचार विमर्श किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा अथवा पंचायतों के साथ
समुचित स्तर पर परामर्श पंचायत अधिनियम 1996 को बंधों के अनुसार होगा। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जिसमें अनुसूचित क्षेत्र वह घोषित है, मतलब कि राज्य सरकार द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा वह घोषित है कि कोई क्षेत्र अनुसूचित है जिसमें आदिवासियों का ज़्यादा संख्या है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा कि पंचायत स्तर पे तो किया जाएगा, लेकिन एक उनके लिए नियम बना हुआ है, विशेष नियम जो है पंचायत अधिनियम 1996 कि उसके जो नियम और कानून है उसके आधार पे वहाँ पे विचार विमर्श किया जाएगा। इसको पेशा एक्ट भी बोलते हैं, पेशा एक्ट 1996। तो उसके आधार पे वहाँ पे विचार विमर्श करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुसूचित क्षेत्रों के 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श किया जाएगा। मतलब कि अनुसूचित क्षेत्र में अगर विस्थापन हो रहा है तो जनजातीय सलाहकार परिषद को भी कांटेक्ट करना होगा और उससे भी विचार विमर्श करना होगा, उससे भी परामर्श आपको लेना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ पर होने वाला पूर्ण व्यय, प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापना पुनर्वास पर होने वाले अन्य व्यय अर्जनकारी निकाय द्वारा किया जाएगा। मतलब जितने सारे तरह के खर्च होंगे वह सब कौन करेगा? अर्जनकारी निकाय करेगा। जैसे कि जो भी कंपनी आती है, जो जैसे कि कोल इंडिया हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां कहीं भी अपना माइनिंग का सेटअप लगाती है या फिर खदान बनाती है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का विस्थापन होता है। तो उनसे रिलेटेड जितने सारे खर्चे इस नीति पे दिए हुए हैं, इसके प्रावधान दिए हुए हैं, तो वह खर्चा उस अर्जनकारी निकाय या कंपनी को करना होगा। नेक्स्ट है, अब इसको हम लोग ले सकते हैं कि इसमें सावधानी क्या क्या बरतना है। किसी का भी ज़मीन को ले लिया जा रहा है, लेकिन वह ज़मीन को कैसे यूज करना है और क्या करना है, और उसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है कि ये काम नहीं किया जा सकता है। तो इसको आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे कि किसी भी परियोजना के लिए अनिवार्यता अर्जित की गई भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए अंतरित नहीं किया जा सकता है। मान के चलिए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उसको ज़मीन को लिया गया है, तो उसे किसी और, ऐसा नहीं कि कोई पर्सनल व्यक्ति उसमें घर बना के रह रहा है या फिर कोई फ्लैट बना दिया, सोसाइटी बना दिया, तो ये सब काम नहीं हो सकता है। अगर वह ज़मीन माइनिंग के लिए है तो उस ज़मीन पे सिर्फ और सिर्फ माइनिंग ही किया जा सकता है, और उसमें किसी तरह का चेंज करना है तो वह सरकार के, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा। अगर राज्य सरकार अपनी सहमति दे देती है तो उस पर वह चेंज कर सकता है कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी परियोजना के लिए उसके अंश के लिए अर्जित की गई भूमि अर्जनकारी निकाय द्वारा कब्जे में लेने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक परियोजना के लिए आंशिक रूप से तथा 15 वर्ष की अवधि तक पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है, तो उस भूमि को अर्जनकारी निकाय का कोई प्रतिकर क्षति पूर्ति की अदायगी किए बिना ही राज्य सरकार के कब्जे में, स्वामित्व में वापस कर दिया जाएगा। एक ही मतलब है कि आज से अगर कोई कंपनी किसी ज़मीन को अपने कब्जे में लेती है तो 5 साल के अंदर उसे, 5 वर्षों में उसे आंशिक काम उसमें करना होगा, और 15 वर्षों तक, मतलब 15 वर्ष की अवधि तक उसे वहाँ जिस काम के लिए उसे लिया गया है वह काम पूरी तरह से चालू कर देना होगा। अगर यह शर्तें पूरा नहीं होती है तो सरकार क्या करेगी कि वह ज़मीन को कंपनी से सीधे अपने आप अपने पास रख लेगी, और कंपनी ने जो खर्च किया है उसे खर्च का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। और राज्य सरकार उस जमीन को क्या करेगी? राज्य सरकार के द्वारा तत्पश्चात उस भूमि पर अन्य उपयोगी परियोजना स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, एवं ऐसा नहीं होने पाने की स्थिति में भूमि प्रभावित परिवारों को वापस कर दी जाएगी। तो राज्य सरकार सोचेगा कि चलो माइनिंग के लिए दिए थे, माइनिंग नहीं हो रहा है तो कुछ और काम वहाँ पे करवा देते हैं। अगर वो भी काम नहीं हो रहा है तो जिनसे जिनसे ज़मीन लिया गया था उनको वह ज़मीन वापस कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देना है। 5 वर्ष तक आंशिक काम हो जाना चाहिए और 15 साल तक पूरा काम जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो ज़मीन वापस हो जाएगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट इसका, जो अर्जनकारी निकाय को अधिग्रहित भूमि के विक्रय का अधिकार नहीं है। चूँकि अर्जनकारी निकाय उस ज़मीन के अधिग्रहण के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करती है, इसमें बहुत ही सच्चाई है, लेकिन
फिर भी वह उस ज़मीन का विक्रय नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि उस ज़मीन के लिए हम बहुत खर्च किए हैं तो हम यूज नहीं कर पा रहे तो किसी और कंपनी को बेच देते हैं, तो वह ज़मीन विक्रय के योग्य नहीं होगा, उस ज़मीन का विक्रय नहीं हो पाएगा। ठीक है। यदि किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित भूमि को किसी व्यक्ति या संगठन को किसी प्रतिफल के बदले अंतरित किया जाता है तो प्राप्त राशि के 80% भाग को उन व्यक्तियों के बीच वितरित किया जाएगा जिनसे यह भूमि का अर्जन किया गया था। मतलब किसी कारणवश अगर किसी संस्था को या किसी व्यक्ति को यह ज़मीन दे दिया जाता है तो उससे जितना भी पैसा मिलेगा उसका 80% भाग को प्रभावित परिवार, मतलब जो परिवार का ज़मीन था जिससे यह लिया गया था, उनको बांट दिया जाएगा। अध्याय 6 हमारा खत्म हो गया। अब देखते हैं अध्याय 7, प्रभावित परिवार के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ। ठीक है। तो जो पुनर्स्थापन लाभ होगा वह सभी प्रभावित परिवारों के बीच में समान रूप से वितरित किया जाएगा। अगर मान के चलिए 100 परिवार है या 150 परिवार है तो उसमें सभी को समान रूप से जितने भी लाभ उसको देने हैं वह उसको वितरित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को कम किसी को ज़्यादा। ठीक है। ऐसा किसी प्रभावित परिवार जिसके पास अपना घर हो और जिसका घर अधिग्रहित कर लिया हो, इस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान देना है। अपना घर है और उसका घर को अधिग्रहित कर लिया गया है। ठीक है। तो प्रत्येक एकल परिवार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल और शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल बिना किसी लागत घर बनाने के लिए दिया जाएगा। मान के चलिए कि मेरा घर है, अभी मैं किसी भी जगह पे रह रहा हूँ, उस जगह पे कोई कंपनी आ गई और वहाँ पे उसको कंपनी को अपना सेटअप करना है, वह पूरे क्षेत्र में अपना अधिकार घोषित कर लेगा। तो चूँकि हमारा घर तो वहाँ पे उसके अंडर में आ गया, तो वह कंपनी क्या करेगी कि हम अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में अगर लेना चाहेंगे ज़मीन तो हमको 10 डिसमिल का ज़मीन देगी घर के लिए, और किसी शहरी क्षेत्र में देगी तो हमको सिर्फ 5 डिसमिल का देगी घर के लिए। उसके लिए हमको कोई पैसा नहीं लगेगा। ज़मीन तो दे दिया, अब उस कंपनी का काम है, चूँकि वह तो मेरा बना बनाया घर लिया था, तो इसलिए कंपनी भी हमको क्या करेगी, घर बना के देगी। तो शहरी क्षेत्र में कितना बनाएगा, 100 वर्ग मीटर बनाएगा, मतलब शहरी क्षेत्र में कम बनाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में आपका 150 वर्ग मीटर का बनाएगा। ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर बना बनाया घर नहीं लेना चाहता है तो उसको 3 लाख रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाएगा। 2 चीज़ है, इसको समझना है ध्यान से। पहला चीज़ हो गया कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी व्यक्ति का घर चला गया है उस क्षेत्र में, प्रभावित क्षेत्र में, तो उस व्यक्ति के लिए अगर वह फिर से दूसरे गांव पे लेता है तो उसको 10 डिसमिल ज़मीन मिलेगा, शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल का मिलेगा। अगर वह फिर कंपनी उसको घर बना के दे रही है तो शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्ग मीटर, और व्यक्ति घर नहीं लेना चाहता है तो उसको 3 लाख रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाएगा, पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है। अब मान के चलिए कि इसको पढ़े देते हैं एक बार। गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के प्रत्येक परिवार, गरीबी रेखा से नीचे का, जिनके पास वास भूमि नहीं हो और जो प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की तारीख से पहले गैर अनुसूचित क्षेत्र में 15 वर्ष से रह रहा हो और अनुसूचित क्षेत्र में 30 वर्ष से लगातार रह रहा है और आंशिक रूप से विस्थापित हुआ हो, को पुनर्स्थापन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में 55 वर्ग मीटर का विस्तार वाला क्षेत्र का मकान मुहैया कराया जाएगा। ठीक है। और नहीं लेना चाहता है तो उसको 2 लाख रुपया पैसा मिलेगा। तो देखिए सिंपल सा बात है कि कोई क्षेत्र है तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका अपना अपना घर ही हो। बहुत कोई होते हैं कि फुटपाथ पे सोते हैं, किसी का अपना सही तरह से आवास नहीं है, तो वैसे लोगों का भी अगर विस्थापन हो रहा है तो कंपनी उसे क्या करेगी, उसे जिस क्षेत्र में पुनर्वास होने वाला है वहाँ पे 55 वर्ग मीटर, वैसे लोग जिनका आवास नहीं है लेकिन विस्थापित हो रहे हैं उन्हें 55 वर्ग मीटर विस्तार वाला घर मिलेगा। अगर वह घर नहीं लेना चाहते हैं तो उसे 2 लाख रुपए की राशि दिया जाएगा। जिसका घर था वह विस्थापित हो रहा है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। जिसका घर वहाँ पे नहीं था
और उसको घर दिया जा रहा है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया। इस चीज़ में हमेशा आप थोड़ा अंतर है। उसको 3 लाख रुपए मिलते हैं, इसको 2 लाख रुपए मिलता है। उसका घर का साइज़ अलग होता है, इसका घर का साइज़ अलग होता है। इस चीज़ को विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक ऐसे प्रभावित परिवार जिसे सरकारी भूमि नहीं दी जा सकती है, उसका खोई हुई भूमि का 1/10 हिस्सा दिया जाएगा। मतलब कि अगर उसे 50 डिसमिल ज़मीन उसका प्रभावित क्षेत्र में पड़ता है और उसको उसका बदले ज़मीन नहीं दिया जा सक रहा है, तो उसे कितना दिया जाएगा? 1/10, मतलब 50 डिसमिल का 1/10 कितना हो जाएगा? 5 डिसमिल ज़मीन उसे दिया जाएगा। प्रभावित परिवारों को आवंटित की गई भूमि अथवा घर के पंजीकरण के आधार की जाने वाली स्टाम्प शुल्क या अन्य शुल्क का वहन अर्जनकारी निकाय द्वारा किया जाएगा। मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्री होता है, उसके लिए जो स्टाम्प शुल्क लगता है उसका वहन उस प्रभावित परिवार को नहीं करना होगा, अर्जनकारी निकाय उसका करेगा। ठीक है। इस नीति के अंतर्गत प्रभावित परिवारों को आवंटित भूमि या घर सभी ऋण भार से मुक्त होगी। मतलब किसी तरह का उसको टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है। जैसे कि हाउस का होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है, बहुत सारे टैक्सेस रहते हैं, किसी शहर के अंदर वह पड़ता है, तो इन सभी टैक्सेस से उसको राहत रहेगा, उसको कभी नहीं देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस नीति के अंतर्गत प्रभावित परिवारों को आवंटित भूमि प्रभावित परिवार के पति पत्नी के संयुक्त नाम से होंगे और मौद्रिक राशि का भुगतान पति पत्नी के नाम से खोले गए संयुक्त नाम के माध्यम से किया जाएगा। तो इसके कहने का मतलब यही है कि अगर किसी को नया घर मिल रहा है या नया ज़मीन मिल रहा है तो पति और पत्नी दोनों के नाम से वह घर होगा। और अगर पैसा दिया जा रहा है किसी भी प्रकार का, घर के बदले या ज़मीन के बदले, तो वो जॉइंट अकाउंट जो होगा वाइफ और हस्बैंड के नाम से, उसी के आधार पे वह उसी खाते में उसका भुगतान किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विस्थापित परिवार के पास यदि पशु हो तो पशुपालन के लिए या गौशाला बनाने के लिए उसे 35,000 रुपया दिया जाएगा। ये सब जो डाटा है, फैक्ट्स है, उसको एकदम हमेशा आपको याद रखना है कि अगर उसको गौशाला बनाने के लिए कितना पैसा दिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि उसको 35,000 रुपया दिया जाना चाहिए। ठीक है। नीति के अनुसार से प्रत्येक विस्थापित परिवार अपने भवन सामग्री, अपने सामान और पशुओं के स्थानांतरण के लिए एक बार दी जाने वाली वित्तीय सहायता के रूप में 15,000 रुपये प्राप्त करेगा। मतलब कि एक तरह से एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अपने सारे जो एसेट है, सामान है, घरेलू सामान, उसके जितने पशु हैं, उस सब को ले जाने के लिए उसको 15,000 रुपये जो है ट्रांसफ़र अलाउंस, मतलब एक तरह से कहिए कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ तो वह अलाउंस उस लोग को 15,000 रुपया मिलेगा। प्रत्येक प्रभावित परिवार जिसकी पक्की दुकानें हैं, ठीक है, जो पक्का दुकान है किराना का या किसी भी प्रकार का, तो उसको नया दुकान बनाने के लिए 50,000 रुपया मिलेगा। यहाँ पे प्रभावित परिवार में पुराना दुकान है तो वहाँ नया दुकान बनाने के लिए 50,000 रुपया उसको दिया जाएगा। ठीक है। अब अर्जनकारी निकाय प्रभावित परिवारों के लिए निम्न व्यवस्थाएं करेगा। क्या क्या व्यवस्था करेगा? ठीक है। वैसे प्रभावित परिवार जिनके भूमि का अधिग्रहण किया गया है, अर्जनकारी निकाय एकल परिवार के कम से कम एक योग्य व्यक्ति को अनिवार्य रूप से परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराएगा। मतलब प्रभावित परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देगा बस। अर्जनकारी निकाय प्रभावित व्यक्तियों के तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करेगा ताकि ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर परियोजना में उक्त कार्य के लिए सक्षम बनाया जा सके। मतलब कि जो भी प्रभावित परिवार है उसके लोगों को तकनीकी रूप से ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वह उस परियोजना में काम कर सकें। नेक्स्ट है, यदि प्रभावित परिवारों के नामित सदस्य नियोजन हेतु पात्र हो तो आयु की ऊपरी सीमा 10 वर्ष तक शिथिल कर दी जाएगी। कोई भी कंपनी है उसके जो नियोजन होता है, किसी को भर्ती करने का जो प्रोसेस होता है, उसमें एक आयु सीमा दिया हो रहता है कि अपर एज लिमिट, मान के चलिए किसी कंपनी का अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स, कि वह 35 साल से कम उम्र वाले को ही अपनी कंपनी में रखता है काम के लिए। लेकिन जब प्रभावित परिवार का बात होगा तो उसका क्या करेगा, 10 वर्ष तक का उसको क्या देगा, एडवांटेज देगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर 45 साल का भी है तो उसको भी वह काम में रखेगा। यह सिर्फ प्रभावित परिवार के लिए लागू होता है।
नेक्स्ट है, यदि प्रभावित परिवार परियोजना में रोजगार मुहैया नहीं कराया गया या परिवार का सदस्य परियोजना में नियोजन का इच्छुक नहीं है, काम वहाँ नहीं करना चाहता है, तो प्रभावित परिवार को प्रति एकड़ प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, अगर वह काम नहीं करना चाहता है प्रभावित परिवार तो उसको प्रति एकड़ प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा। कब तक? जब से उसका विस्थापन हो रहा है तब से 30 वर्ष तक उसको दिया जाएगा और प्रत्येक 2 वर्ष में इस राशि में 500 रुपया का बढ़ोतरी होगा। ठीक है, तो इससे आप समझिए कि वह परिवार है जो काम नहीं करना चाहता है तो उसको प्रति महीना 1000 रुपया मिलेगा पैसा। कब तक? जब से वह विस्थापित हो रहा है तब से 30 साल तक, और हर एक 2 वर्षों में 500 रुपया का इसमें इंक्रीमेंट होगा, बढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम एजेंसी की परियोजनाओं को छोड़कर अन्य व्यावसायिक परियोजनाओं के मामले में परियोजना इकाई के वार्षिक सुविधा आय का 1% प्रभावित परिवारों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। अगर कोई कंपनी केंद्र या राज्य सरकार का है, सरकारी कंपनी है, तो उसके लिए नियम लागू नहीं होता है अपना पैसा बांटने वाला। लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी है तो साल भर में जितना कमाएगा उसका 1% को बांटना होगा प्रभावित परिवार के बीच में। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, अरबों अरबों का उनका बिजनेस होता है, तो 100 करोड़ अगर कोई कंपनी साल भर में कमा रही है तो उसका 1% मतलब 1 करोड़ रुपया को प्रभावित परिवारों के बीच में समान रूप से वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो यह किस पे लागू नहीं होता है? केंद्र और राज्य सरकार की सार्वजनिक जो कंपनियां हैं उस पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, अर्जनकारी निकाय द्वारा निश्चित रूप से विस्थापित परिवारों को विस्थापन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रति माह 25 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर मासिक जीविका भत्ता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, मान के चलिए कोई आज विस्थापित हो गया तो उसको 1 साल तक हर एक महीना का, एक महीना में 30 दिन होता है, लेकिन उसको 25 दिन का जो मजदूरी होगा वह पैसा बिना काम किए हुए ही, क्योंकि मान के चलिए यहाँ पे हमारा कुछ रोज़गार है लेकिन हम किसी नए जगह में जाते हैं तो हो सकता है कि हमको रोज़गार तुरंत ना मिले, तो जो जीविका भत्ता होगा वह हर एक महीना 25 दिन का साल भर के लिए वहाँ पे मिलेगा। परियोजना पदाधिकारी अपनी लागत वार्षिक पॉलिसियों की व्यवस्था करेंगे जिसमें प्रभावित व्यक्तियों को 1500 रुपये प्रति माह की राशि जीवन भर पेंशन, तो पेंशन भी देने का प्रावधान कर दिया है कि 1500 रुपया प्रति माह जीवन भर उसको पेंशन दिया जाएगा। और अर्जनकारी निकाय राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार कोई योजना स्थल के परिधि के 15 किलोमीटर के आसपास के भौगोलिक क्षेत्र के विकास हेतु उत्तरदायी होगा। इसके कार्य के साथ सटे हुए क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करेगा। इसका मतलब है कि योजना स्थल जो भी होगा उसका माइनिंग एरिया होगा या फिर किसी भी तरह का जो कंपनी वहाँ इस्टेब्लिश है, तो उससे जो 15 किलोमीटर का जो एरिया होगा उसमें हर एक तरह का विकास का काम वहाँ पे किया जाएगा, चाहे स्कूल बनाना हो या कॉलेज बनाना हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं बनाना हो या फिर रोड्स बनाए हैं, इसमें सारे चीज़ में कंपनी का योगदान होगा। ठीक है, अब देखना है चैप्टर 8 पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति। तो ये जो है पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति बहुत प्रकार के हैं, 3-4 अभी हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यह पे जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यह पे परियोजना स्तर पे, मतलब परियोजना के लिए जो पहला समिति बनेगा वह है राज्य सरकार प्रभावित परिवारों की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन की निगरानी व समीक्षा के लिए अनुमंडल पदाधिकारी से न्यून किसी सरकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगी। इसे पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास समिति कहा जाएगा। तो सरकार, राज्य सरकार, अनुमंडल पदाधिकारी जो एसडीओ बोला जाता है या एसडीएम है, उससे ऊपर के लेवल के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगी। उसे क्या कहा जाएगा? पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति कहा जाएगा। ठीक है, अब इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे? एक तो अध्यक्ष हो गया, इस समिति में प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले महिलाओं का प्रतिनिधि। दूसरा हो गया
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व ओबीसी का एक प्रतिनिधि रहना चाहिए। प्रमुख बैंक का एक प्रतिनिधि रहना चाहिए। प्रभावित क्षेत्र में अगर पंचायत है तो उसका जो अध्यक्ष होगा, जो मुखिया होगा वो होगा। यह नगर पालिका है तो नगर पालिका का अध्यक्ष या जिस व्यक्ति को वह नामित कर दे वे सब रहेंगे। ठीक है। प्रभावित क्षेत्र में शामिल जिस भी संसद का सदस्य होगा उस क्षेत्र का वह होगा, और विधानसभा मतलब एमपी और एमएलए दोनों वहाँ के उसके सदस्य होंगे। परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी होगा और अर्जनकारी निकाय का एक प्रतिनिधि, मतलब सबको मिला के एक समिति बनाया गया है। ठीक है, जिसकी निगरानी व समीक्षा करेगी। अब एक समिति होगा जिला स्तर पे, जिला स्तर पर पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति, वह था परियोजना स्तर पर। ठीक है, तो जिला स्तर पर प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के कार्य की प्रगति की निगरानी व समीक्षा के लिए उपायुक्त मतलब डीसी की अध्यक्षता में अस्थायी पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास समिति गठित करेगा। ठीक है, मतलब डीसी के लेवल पे भी एक बनेगा जिला स्तर पे जो भी इसका निगरानी का कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके लिए न्यायाधिकरण। इस नीति के अंतर्गत शामिल मामलों में पैदा होने वाली शिकायतों के समय पर निपटान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 3 सदस्य न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जाएगी। मतलब एक ऐसा ज्यूरिसडिक्शन बनाया जाएगा जिसमें 3 सदस्य होंगे। एक तरह का कहिए कि वह कोर्ट ही होगा, स्पेशल कोर्ट होगा, इसमें 3 सदस्य होंगे जो सिर्फ इस परियोजना से रिलेटेड मामलों की सुनवाई करेगा। अगर किसी को भी जितने सारे प्रावधान दिए गए हैं अगर किसी का पालन नहीं हो रहा है या किसी को उसके तहत मुआवजा नहीं मिल रहा है तो वह वहाँ पे शिकायत कर सकता है और सारी शिकायतों का यहाँ पे निपटारा किया जाएगा। लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन है कि अगर यदि अर्जनकारी निकाय द्वारा अर्जित भूमि या संपत्ति के लिए प्रतिकर की राशि से संबंधित विवादों का समाधान भूमि अर्जन अधिनियम 1894 या उस समय केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा लागू अधिनियम जिसके अंतर्गत भूमि का अर्जन किया गया है के उपबंध के अंतर्गत किया जाएगा और यह न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। आप इस बात को समझिए कि कोई भी ज़मीन है अगर उसको भूमि अर्जन अधिनियम 1894 या केंद्र या राज्य सरकार के दूसरे नियम के तहत उसको अर्जन किया गया है तो उसका जो सुनवाई होगा इस न्यायाधिकरण में नहीं होगा। ठीक है, उसका जो सुनवाई होगा उसमें जो नियम दिया गया है उसी के अनुसार होगा। यह न्यायाधिकरण उसका सुनवाई नहीं कर सकता, इसका यह लिमिटेशन है, इसके न्याय क्षेत्र से वह बाहर होगा। कौन? आप विशेष रूप से याद कीजिएगा, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अगर अंतर्गत किया गया है तो। ठीक है, नेक्स्ट है निगरानी तंत्र। तो निगरानी तंत्र तो हम लोग देख लिए, परियोजना स्तर पे पुनर्वास समिति देख लिए, वो भी निगरानी का ही कार्य करती है, और फिर आपका जिला स्तर पे भी देख लिए। ठीक है, अब एक निगरानी तंत्र है राज्य स्तर पे। राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास परिषद राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद होगा। इसका अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, जो पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति के क्रियान्वयन के संबंध में परामर्श और समीक्षा करेंगे। परिषद में संबंधित विभाग के मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, संबंधित विभाग के सचिव होंगे और इस परिषद में राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में रखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि यह जो राज्य स्तरीय समिति है इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। दूसरा चीज़ है कि इसमें मुख्य सचिव होंगे और संबंधित विभाग के सचिव होंगे, मंत्री होंगे, और इसे सदस्य के रूप में वैसे लोगों को रखा जा सकता है जो इससे विशेषज्ञ हो। ठीक है, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास परिषद के वर्ष में कम से कम 2 बैठकें आयोजित की जाएगी। एटलीस्ट 2 जो होगी बैठक होगा, 2 आपका मीटिंग्स रखा जाएगा। ठीक है, साल में कम से कम। और यह क्वेश्चन आपका 2016 पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि राज्य स्तरीय जो पुनर्स्थापन परिषद है उसका बैठक साल में कम से कम कितनी बार किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए ज़्यादा कुछ याद कर रहे, अगर किसी को याद है 2 तो उसका फिर नंबर वहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से जो फैक्ट्स है उसको याद कर लेना है।
अब देखते हैं राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति। विस्थापन से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा निगरानी करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, अभी देखें हम लोग क्या चीज़, राज्य स्तरीय पुनर्वास परिषद देखें, अब अनुश्रवण समिति देख रहे हैं राज्य स्तर पे, तो इसका अध्यक्षता कौन करेगा, विकास आयुक्त करेगा। ठीक है, अध्यक्ष का नाम हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो एक डिपार्टमेंट है जो लैंड वाला देखता है काम, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार का इस नीति को प्रभावकारी बनाने के एवं क्रियान्वयन करने हेतु नोडल विभाग होगा। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है, क्वेश्चंस कहीं से भी निकाले जा सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस इसी तरह से पूछ दिया जाए कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन जो नीति है उसको प्रभावी करने के लिए झारखंड सरकार का कौन सा विभाग नोडल विभाग होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, तो आपको आंसर पता हो जाएगा। ठीक है, तो जितने सारे की फैक्ट्स है अभी हमने जितने भी सारे आपको बताया उसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, तो ये समझने लायक चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और इसे देख कर ही जाना उचित रहेगा, क्योंकि कितने क्वेश्चन इससे आ जाएंगे कहना मुश्किल है। कभी 3 भी आ सकते हैं, कभी 4 भी, कभी 5 भी सवाल इससे आ सकता है। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।